नमस्कार मित्रों, आज एक आपसे दिलचस्प बात की एक चर्चा कर लेते हैं। अब तो ये निष्कर्ष सामने आने लगा है कि यदि आपने चर्चा में रहना है मीडिया में और विश्व के पटल पर, और जहां आपको कोई नहीं पूछता वहां आप चाहते हैं कि आपको लोग पूछना शुरू करें, आपकी कवरेज हो, आपको थोड़ा बहुत प्रासंगिक मान लिया जाए आपकी बातों को, तो वहाँ बेहतर सबसे यह है कि आप कोई ना कोई विवाद खड़ा कर दीजिए। विवाद खड़ा होने से हो सकता है कि आपको अपनी सारी अयोग्यताओं के बावजूद, सारी डिसक्वालिफिकेशंस के बावजूद आपको कोई ना कोई महत्व पूर्ण कवरेज जो है वो नसीब में आपके आ जाए, आपके खाते में दर्ज हो जाए। यही हुआ है इन दिनों में बिलावल भुट्टो नाम के एक शख्स के साथ, जो कि इस समय हमारे पड़ोसी देश में विदेश मंत्री के पद पे हैं। महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और चर्चा में कम से कम हमारे देश में तो बहुत गिने चुने लोग जानते थे, या सिर्फ पत्रकार लोग, या दो चार और लोग कि वहाँ विदेश मंत्री कौन है, और बिलावल भुट्टो के नाम से लोग परिचित थे। इतना ही, इस सीमा तक, इससे ज़्यादा नहीं कि वो कितना योग्य है, कितना नहीं है, क्या वो अपनी पद के अनुरूप कोई योग्यता रखते भी हैं या नहीं। विदेशी मामले जो हैं, या विदेश मंत्रालय के जो मामले, जो संवेदनशीलताएं, जो बारीक बारीक बातें होती हैं, क्या वो उनसे परिचित हैं। जो भी माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, छोटी छोटी बातें, जो जिनमें प्रोटोकॉल्स भी आते हैं, जिनमें औपचारिकताएँ, राजनयिक औपचारिकताएँ, सारी बातें आती हैं, क्या वो जानते भी हैं सब क्या है। लेकिन बाद में जब इनका आप परिवार का मामला देखते हैं कि सारा परिवार ही इसी शैली में बात करता रहा है, और सारे परिवार ने अपने अपने स्थान पर, इनके बुज़ुर्गों ने भी अपने अपने स्थान पर, बड़े सम्मान के साथ मैं बात कर रहा हूँ, उनकी तरह से नहीं बात कर रहा, लेकिन उन्होंने भी विवादों का सहारा लेकर ही अपनी मान्यता जो है वो स्थापित की थी। पिताश्री इनके, मैं उनका नाम ना लूँ तो ज़्यादा अच्छा है, पिताश्री के बारे में एक ही मुहावरा इनके अपने देश में चलता था, बिलावल को तो याद होना ही चाहिए कि उनके बारे में, पिताश्री के बारे में अब भी जो मुहावरा चलता है, मिस्टर 10%। ये उनका एक, उनके ऊपर ये आरोप भारत के किसी नेता ने नहीं लगाया, ये वहाँ के ही नेताओं ने, लोग वहाँ की संसद में बाकायदा ये आरोप चस्पा किया कि ये मिस्टर 10% हैं श्रीमान जी, जिनका नाम लेना तो वाजिब नहीं है। मैं नहीं नाम लूँगा, अच्छा नहीं लगता। बिलावल को तो बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें कोई वो रस नहीं लेना है। लेकिन ये तथ्य है कि विवादों में बने रहकर आदमी ज़्यादा चर्चा में बन जाता है। ये बड़ी अजीब सी बात है, और यही स्थिति बिलावल साहब के नाना की भी थी। उनकी अक्सर एक स्वभावगत बात थी उनमें कि कोई ना कोई विवाद खड़ा कर देते थे। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूँ, इसी बहाने से हम ज़रा इतिहास को भी खंगाल लेंगे। इनके एक मित्र थे, नाना जी के मित्र। नाना जी कौन थे? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आप नाम से परिचित हैं। और उन पर उनके एक भारतीय मित्र ने, जो कि बड़े प्रबुद्ध सांसद हमारे देश के रहे हैं, पीलू मोदी साहब। तो पीलू मोदी ने बाकायदा उन दिनों एक पुस्तक लिखी थी, जुल्फ़ी माई फ्रेंड। अंग्रेज़ी में पुस्तक थी, बहुत बिकी, बहुत पढ़ी गई, बहुत चर्चा हुई, और उसमें से बहुत सारे किस्से कहानियों को लेकर न्यूज़ फीचर भी बनाए गए, बहुत चर्चा में रही। पीलू माई फ्रेंड, जुल्फ़ी माई फ्रेंड, पीलू मोदी द्वारा लिखी गई। और पीलू मोदी अपने समय के बहुत ही सम्मानित किस्म के सांसद थे, और उनकी हर बात को बड़ी गंभीरता से लिया जाता था, क्योंकि उनके जो व्यंग बाण थे वो भी बड़े सार्थक होते थे। और वो इसी बात से ही उनकी एक पहचान बनी हुई थी कि ये व्यक्ति जब भी बात करेगा, बेशक हल्के फुल्के ढंग से करेगा, लेकिन उसकी जो मार है वो बहुत पैनी होगी, और उसके नीचे आधार भी होगा। निराधार बात ये व्यक्ति नहीं करता। पीलू मोदी की पुस्तक जुल्फ़ी माई फ्रेंड, उसमें पीलू मोदी स्वयं बताते हैं कि मेरे दोस्त को ट्यूनेशन थ्योरी का जो बुखार था वो जिन्ना से भी पहले चढ़ गया था। 1946 में एक इनका बयान आया, इनके दोस्त का, मित्र का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। वो कोट करते हैं पीलू मोदी साहब
कि तब इसने पहली बार ओपनली खुले रूप से टू नेशन थ्योरी जो थी उसको फ्लोट कर दिया था। यद्यपि जिन्ना उसके दावेदार बने और जिन्ना के नाम पर ही वो थ्योरी चलती है, लेकिन इन्होंने दावा किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, कि सबसे पहले बात जो है ये मैं कर रहा हूँ। टू नेशन थ्योरी जो है उसके बिना कोई विकल्प नहीं है। इस देश में अंग्रेज़ों के जाने का विकल्प एक ही होगा कि ये दो नेशन बना दिए जाएं। यद्यपि उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इस बारे में चर्चा करने वालों में स्वयं उर्दू के प्रख्यात शायर इकबाल साहब भी थे और अन्य लोग भी, नेतागण थे उनके, प्रबुद्ध लोग भी थे उनके, और जिन्ना ने तो बहुत ज़्यादा वकालत भी उसकी की थी। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दावा था कि ये सबसे पहले 1946 में मैंने ही ये फ्लोट की थी। इसका एक प्रकार से चलन आरंभ किया था विधिवत और औपचारिक रूप से। बहरहाल उनका स्वभाव था। उनके जो पिता थे वो भी विवादास्पद थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के पिता जूनागढ़ रियासत के प्रधानमंत्री थे और सरफराज साहब, सरफराज अली भुट्टो या कुछ ऐसा नाम था उनका, नाम याद आ जाएगा तो मैं दुरुस्त भी कर लूँगा अपने आप को। तो उनकी भी आदत ऐसी थी कि विवादों में हमेशा बने रहना है। उन्होंने अपना जो शादी की, विवाह किया, वो उसी जूनागढ़ स्टेट की एक छोटी सी रियासत की राजकुमारी थी लखी बाई। तो लखी बाई से उन्होंने विवाह किया, मतलब एक हिंदू पत्नी उन्होंने ली और लखी बाई के कबीले की, और लखी बाई की अपनी शर्त ये थी कि जो शादी होगी वो भारतीय रीति रिवाज से होगी। बाद में आप जो मर्जी निकाह करते रहिएगा, लेकिन ये घर से जो बेटी जाएगी, लखी बाई जाएंगी घर से, तो वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही जाएंगी। और यही हुआ। बाद में उन्होंने, श्रीमान जी ने अपना वो पर्दा ढकने के लिए अपनी इस बात पर थोड़ा सा चर्चा कम हो कि उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की, उन्होंने बाद में उसको काजी के सामने पेश किया और वो जो औपचारिकताएं थी निकाह की वो भी पूरी करवा दी, लेकिन बाद में। तो मतलब एक प्रकार से जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो एक हिंदू माँ के, लखी बाई के बेटे थे। और उनके बाद ये परंपराएं आरंभ हुई। सबसे पहले इनके पिता श्री आसिफ अली जरदारी साहब, जिनका नाम मैं नहीं ले रहा था, बीच में आ गया तो कहाँ तक टालेंगे, वो चर्चा में ज़्यादा रहे। और उसके बाद उन्हीं के कारण ही बहुत कुछ भोगना पड़ा इनकी माताश्री को, बेनज़ीर साहिबा को। और बेनज़ीर साहिबा, यद्यपि माना यह जाता है कि कुछ हद तक वह स्टैंड लेने वाली, वह किसी बात पे, किसी सिद्धांत पे, किसी नुक्ते पे अड़ने वाली औरत थी, लेकिन विवादों से घिरी हुई जो पारिवारिक जो परंपराएं थी उससे बाहर उनको भी छुटकारा नहीं मिल पाया। और भुट्टो साहब के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उन्हें उन्हीं के तत्कालीन शासक ने फांसी की सज़ा दी थी, ये भी आप जानते हैं। फांसी की सज़ा के बाद आम तौर पर परिवार किसी सदमे में आता है, लेकिन परिवार सदमे में भी नहीं था, क्योंकि ये चीज़ मानसिक रूप से लोग तैयार हो गए थे, परिवार के लोग भी, कि अब ये तो हमारा बुज़ुर्ग जो है इधर फांसी पे चढ़ेगा। मृत्युदंड हो गया, फांसी दे दी गई। और उसके बाद वही स्थिति इनको भी भोगनी पड़ी, बेनज़ीर को भी। सिर्फ यह है कि कुछ एक बातों पर अपना नीतिगत स्टैंड लेने के कारण उसको एक नफ़रत के जो कुरमुनाते जो गठजोड़ थे छोटे मोटे, उन्होंने उसको शिकार बना दिया और एक प्रतिभाशाली राजनीतिज्ञ को इस तरह से मुख्य धारा से हटा दिया गया सदा के लिए। अब उसके बाद बिलावल साहब को पहले किसी ने नहीं पूछा, लेकिन अब अगर जब पूछने की बारी आई तो उनको सीधे ही विदेश मंत्री का पद दिया गया, जबकि विदेश मंत्री की योग्यताएं जो हैं बिल्कुल अलग से होती हैं। और विदेश मंत्री जब भी बाहर संयुक्त राष्ट्र संघ में या सुरक्षा परिषद में या किसी अन्य विदेश की यात्रा पर, किसी अन्य देश की यात्रा पर जब भी जाता है, तो वो अपने देश की वैचारिकता का प्रतिनिधित्व करता है, नुमाइंदगी करता है, और अपने देश की जो नीतियां हैं उनका विश्लेषण, बारीकी के साथ विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेकिन इनके परिवार में ये चीज़ें रही नहीं।
यद्यपि मैं आपको एक बीच में रेफरेंस, थोड़ा सा एक संदर्भ है वो भी जोड़ दूं कि जब शिमला समझौता हुआ तो भुट्टो साहब शिमला आए तब वो प्रधानमंत्री थे देश के, और हमारे भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और शिमला समझौते पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जब वो अपने देश में लौटे तो हवाई अड्डे पर उन्होंने, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि श्रीमान जी ये क्या लेके आए आप, समझौते से मिला क्या? सिर्फ 90,000 सैनिक, उनकी रिहाई तो वैसे भी हो जानी थी, कब तक भारत उनको पालता? तब भुट्टो का जो उत्तर था उसको काफ़ी हद तक गंभीरता से लिया गया और लोगों ने भी कहा कि आदमी है तो प्रबुद्ध। इनका उत्तर था कि मैं एक शिकस्त खुर्दा कौम को इसके अलावा दे भी क्या सकता हूँ। जब मेरा देश ही हार गया तो मेरे पल्ले क्या है, मैं अपनी शर्तें क्या मनवाऊँगा? मैं, इतनी थोड़ी बात है कि मैं अपने बंदे वापस ले आया हूँ। तो ये जो एक विवादास्पद बनने की जो प्रवृत्तियाँ हैं, ये बिलावल साहब में कोई ओरिजिनल मौलिक नहीं हैं, बल्कि इनको विरासत में मिली है। शुक्रिया, धन्यवाद।